सिया विराज के साथ अपने घर आ जाती है। उसको देख के उसके माँ पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को कस के गले लगा लेती है। घर में हो रहे शोर को सुन के अक्षिता का भाई भी अपने रूम से बाहर आ जाता है। शान अपनी बहन को देख के खुशी से भागता हुआ हाल में आ जाता है और सिया को अपनी गोद में उठा के गोल गोल घुमा देता है। सिया खुद को संभालते हुए बोली, शान मुझे चक्कर आ जाएगा, मुझे नीचे उतारो। सिया की बात सुन के शान उसे नीचे उतार देता है और फिर उसके पीछे देखता हुआ बोला, दी यार तू अकेले आई है, जीजू नहीं आए क्या? सिया शान की बात सुन के अपने पेरेंट्स को सवालिया नजरों से देखने लगी है, जैसे बोल रही हो क्या शान को सब पता है। अपनी दी को ऐसे देख के शान बोला, दी मुझे सब पता है कि आपकी शादी हो गई है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया था को किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरी दी से जबरदस्ती शादी करने की। मन तो कर रहा था कि उस इंसान को जान से मार दो, पर जब मॉम डैड ने बताया कि आपकी शादी द अक्षत सिंघनिया से हुई है तो दी मैं तो आपका फैन हो गया। आपने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया। दी तुझे पता है जीजू मेरे आइडल है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, सिर्फ फैन नहीं कूलर एसी सब हूँ। दी अब तू मुझे बताना जीजू कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। सिया हल्के गुस्से से बोली, यहाँ तेरी बहन इतनी दूर से मिलने आई है और तुझे जीजू की पड़ी है। शान सिया की बात को इग्नोर कर देता है और डोर पे खड़े विराज की ओर बढ़ जाता है और उसके सामने जाके बोला, आप विराज सिंघानिया हो ना? जीजू के भाई और असिस्टेंट भी। शान की बात पे विराज हाँ में सर हिला देता है। शान जल्दी से आगे बढ़ के विराज को गले लगा लेता है। तभी विवेक जी बोलते हैं, शान उन्हें अंदर तो लेके आओ, हमारे मेहमान है। अपने पापा की बात सुन के शान विराज से अलग होता है और विराज को अंदर लाके सोफे पे बैठा देता है। सिया को शान का इग्नोरेंस देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। पारुल जी विराज और सिया के लिए पानी लेके आती है। शान विराज को अपने हाथों से पानी देता है और फिर उससे अक्षत के बारे में पूछने लगता है। विराज भी उसकी बातों का खुशी से जवाब देता है, क्योंकि शान बिल्कुल विराज के जैसा ही था। पारुल जी किचन में खाना बनाने जाती है तो विराज और सिया दोनों ही उन्हें मना कर देते हैं। वही पारुल और विवेक जी अपनी बेटी को देख के जहां इतने खुश थे वहीं उन्हें सिया के इतनी देर रात आने का डर भी था, कहीं कुछ गलत तो नहीं। सिया अपने पेरेंट्स की बात समझ जाती है और अपने पेरेंट्स के साथ अपने रूम में चली जाती है। अंदर जाते ही पारुल जी सिया से उसके आने की वजह पूछते हैं। सिया अपनी माँ की फिक्र को देखते हुए उन्हें बताने लगी, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाकी सब भी ठीक है। बस जिस भी तरह से ये शादी हुई थी उससे थोड़ा अपसेट तो थी मैं, लेकिन मेरी वो नाराजगी भी दूर हो गई। अक्षत की फैमिली बहुत अच्छी है और मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। सिया धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को सब बता देती है और ये भी अक्षत ने ही उसे यह भेजा है और सुबह वो उसे लेने भी आएगा। अपनी बेटी की बात सुन के विवेक और पारुल को थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद वो तीनों भी हाल में सबके पास आ जाते हैं और फिर वो सब बैठ के बातें करने लगते हैं। विराज भी सबके साथ घुल मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर समीरा को अक्षत के बॉडीगार्ड्स उसके फार्म हाउस में लेके जाते हैं। ये फार्म हाउस शहर से बाहर काफी सुनसान जगह पर था। समीरा को अक्षत के लोगों ने खूब टॉर्चर किया था। उसकी बॉडी पे जगह जगह काट के निशान थे। उसका पूरा चेहरा सूज गया था जैसे उसे किसी ने बहुत मारा हो। अक्षत किंग की तरह एक पैर पे दूसरा पैर रख के बैठा हुआ था और उसके साथ ही उसका राइट हैंड कबीर खड़ा हुआ था। कबीर अपने हाथ में खुजली करते हुए बोला, बॉस मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अक्षत अपनी लाल आंखें लिए वहां बैठा था। वो अपने एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। बॉडीगार्ड उसकी बात समझ के समीरा को होश में लाते हैं। समीरा की हालत इतनी खराब थी कि वो खुद से खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अक्षत गुस्से से उठता है और समीरा के पास जाके उसका जबड़ा अपने हाथों से भींच देता है और उसको बोला, ये सजा मेरी जान को कोठे वाली बोलने के लिए मिल रही है और तुम्हारे बाप को सजा इसलिए मिली थी क्योंकि उसने मेरी जान को मारने का ख्याल भी अपने दिल में कैसे लाया।
और अब तुम रोज ऐसे ही खून के आंसू रोवोगे। उसके बाद अक्षत उसे छोड़ देता है और बोलता है, कबीर इसने तुम्हारी लेडी बॉस की इंसल्ट की है, अब तुम जानो इसका क्या करना है। अक्षत इतना बोल के वहां से जाने लगता है कि तभी उसे समीरा की आवाज सुनाई दी जो बोल रही थी, अक्षत सिंघानिया आज अगर तुम मुझे मार सकते हो तो जान से मार देना, क्योंकि अगर मैं बच गई तो फिर तुम्हारी उस जान को तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। जितना आज मैं रो रही हूँ उतना ही दर्द तुम्हें भी दूंगी, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे आज ही मार दो। और इतना बोल के वो बेहोश हो जाती है। अक्षत कबीर को इशारा करके वहां से निकल जाता है। अक्षत वापस सिंघानिया पैलेस आ जाता है। अपने कपड़े चेंज करके बेड पे लेट जाता है। वो बेड पे करवट लेने लगता है क्योंकि उसे सिया की आदत हो गई थी और उसे अब उसके बिना नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पे काफी देर तक इधर उधर करवट लेता रहता है और आज जो भी पल उसने सिया के साथ बिताए थे उनके बारे में सोचता है और फिर सिया के पिलो को गले से लगा के उसकी खुशबू को महसूस करने लगता है और थोड़ी देर में वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह उसकी नींद काफी जल्दी से खुल जाती है। वो जल्दी से उठ के रेडी हो जाता है और फिर हाल में चला जाता है जहां सब लोग बैठ के चाय की चुस्की ली रहे थे। अक्षत जल्दी जल्दी सबको गुड मॉर्निंग बोल के घर से बाहर जाने लगता है तो सना जी उसे रोकते हुए बोली, अरे नाश्ता तो कर ले। इससे पहले कि अक्षत कुछ बोलता, अर्नव अक्षत को देखते हुए बोला, मॉम क्या बात कर दी आपने, आज तो भैया अपनी ससुराल में नाश्ता करेंगे, वो भी अपनी सासू माँ के हाथ का बना। उसकी बात सुन के जहां अक्षत उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था वहीं बाकी सब खिलखिला के हंसने लगते हैं। अक्षत सबको घूरते हुए वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद अक्षत सिया के घर के बाहर होता है। विराज जल्दी से आगे आके उसकी कार का डोर ओपन करता है और कार में से अक्षत अपने कोट के बटन लगाते हुए बाहर आता है। सुबह सुबह सब लोग सिया के घर के बाहर इतनी गाड़ियों को देख के सबकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। अक्षत सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। विराज जाके डोर बेल बजाता है। वहीं सिया के घर में सब लोग रात को देर तक बैठ के बातें कर रहे थे इसलिए कोई नहीं उठा था। डोर बेल की आवाज से सिया की नींद खुलती है और वो जाके डोर ओपन करती है। वो आधी खुली नींद में ही डोर ओपन करती है लेकिन सामने खड़े इंसान को देख के उसकी सारी नींद उड़ जाती है। वो जल्दी से डोर को बंद करके अंदर भाग जाती है और अपनी माँ को आवाज देती है। वही सिया को देख के अक्षत के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है क्योंकि सिया ने इस वक्त शॉर्ट्स पहने थे और अक्षत को देख के उसकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि सिया हमेशा उसके सामने इंडियन वियर में ही रही थी और आज ऐसी हालत में अक्षत के सामने जाने से वो शर्म से पानी पानी हो गई और जल्दी से डोर बंद करके भाग गई। अब की बार पारुल जी डोर ओपन करती है और सामने अक्षत को देख के खुश हो जाती है और बोली, आइए दामाद जी। अक्षत विराज के साथ अंदर आता है और सबसे पहले पारुल और विवेक जी के पैर छूता है। पारुल और विवेक जी की आंखें ही चमक उठती है अक्षत के बिहेवियर से। अक्षत सोफे पे जाके बैठ जाता है। अब तक शान को भी पता चल गया था कि उसका आइडल आया है। वो भी जल्दी से भागते हुए आता है और अक्षत को देख के उसके फेस पे एक लंबी चौड़ी स्माइल आ जाती है और वो सीधा जाके अक्षत को गले से लगा लेता है और बोला, थैंक यू जीजू, आपने मेरी दी से जबरदस्ती शादी करी। आप नहीं जानते मैं कितना खुश हूं आपको यह देख के। और फिर शुरू होती है शान की आइडल पुराण। वो तो जैसे बावला ही हो गया था अक्षत को देख के। वही अक्षत भी स्माइल के साथ शान की हर बात को सुन रहा था और उसको जवाब भी दे रहा था। सिया भी थोड़ी देर के बाद रेडी होके बाहर आती है। उसने एक ग्रीन कलर का चूड़ीदार पहना था। वो आके अपनी माँ के पीछे खड़ी हो जाती है। वही अक्षत की नज़र सिया पे ही थम जाती है लेकिन सिया को अक्षत के सामने जाने में शर्म आ रही थी। वो अक्षत से नजरें चुरा रही थी जो अक्षत भी समझ रहा था। विराज भी रेडी हो जाता है जाने के लिए। शान और अक्षत को इतने अच्छे से बात करते देख सिया और विराज की आंखें चौड़ी हो जाती है। विराज सिया के पास जाके धीरे से बोला,
भाभी आज से जल्लाद चाशनी क्यों बना हुआ है? सिया ने धीरे से कहा, वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा देवर जी, आप भी देखो मैं भी देखती हूँ। अक्षत थोड़ी देर तक सबसे बात करता है, उसके बाद पारुल जी सबको नाश्ते के लिए बुलाती है। अक्षत भी बिना ना नुकुर किए चुपचाप नाश्ते के लिए आ जाता है। थोड़ी देर में नाश्ते के बाद सब लोग वहां से निकल जाते हैं। सिया अब भी अक्षत को इग्नोर कर रही थी। वही विराज अपनी कार लेके निकल जाता है। सिया भी विराज के साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत उसे अपने साथ खींच लेता है। थोड़ी देर में उनकी कारों का काफिला वहां से निकल जाता है। अक्षत ड्राइवर से बोल के पार्टीशन ऑन करवा देता है। और वही सिया की सांसें अटकी जा रही थी। अक्षत सिया को खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। सिया की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो धीरे से उसे बोली, क्या कर रहे हो तुम? अक्षत शरारत से बोला, कल जो अधूरा रह गया था मैं सोच रहा था बीवी उसे कंटिन्यू कर ले तो। सिया उसकी बात सुन के जल्दी जल्दी ना में सिर हिला देती है। अक्षत सिया की कमर पे हाथ डाल के उसे खुद से चिपका लेता है और एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ के उसे किस करने लगता है। अक्षत काफी देर तक उसे किस करता रहता है। थोड़ी देर में जब सिया को सांस ना लेते देख वो नीचे की ओर बढ़ जाता है। सिया की सांसें तो लंबी होती जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके रोमांस पे रोक ड्राइवर की आवाज से लगती है, जो बोल रहा था सर ऑफिस आ गया। सिया जल्दी से अक्षत से दूर होके डोर ओपन करके जाने लगती है कि अक्षत उसका हाथ पकड़ के वापस खींच लेता है और बोला, वैसे बीवी शॉर्ट्स में तो बिल्कुल कमाल लग रही थी। मैं तुम्हें आज रात को फिर से वैसे ही देखना चाहता हूँ। और हाँ, जो कल अधूरा रह गया था वो आज रात को हम कंटिन्यू करेंगे। इतना बोल के सिया का हाथ छोड़ देता है। सिया जल्दी से अपने हाथ छूटते ही भाग जाती है और अक्षत भी अपने बालों में हाथ फेरता हुए निकल जाता है। अक्षत सिया को उसके घर से ले आता है। कार में वो सिया को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। थोड़ी देर में वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। सिया कार से निकलने को होती है कि तभी अक्षत उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे सुबह शॉर्ट्स पहनने वाली बात पे थोड़ा परेशान करता है। वो सिया से आज रात शॉर्ट्स पहनने को बोलता है। उसकी बात सुन के सिया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो जल्दी से अक्षत से अपना हाथ छुड़ा के भाग जाती है। कुछ देर में अक्षत भी ऑफिस में एंट्री लेता है। सारे एम्प्लॉय उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो जब सिया के डेस्क के पास पहुंचता है तो सिया झुकी नजरों से ही उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। अक्षत मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सिया एक चैन की सांस लेती है। अक्षत अपने केबिन में जाके अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर में उसके केबिन का डोर ओपन होता है और विराज अंदर आता है। विराज सीधा आके उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। अक्षत उस पे कोई ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपना काम करते रहता है। विराज को अक्षत के इग्नोर करने से चिढ़ मचती है और वो मुंह फूला के बोलता है, मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ और तू काम में लगा है। अक्षत ने तेजी से जवाब दिया, फ्री तुम हो मैं नहीं। विराज बोला, मैं भी फ्री नहीं हूँ, बहुत काम है मेरे पास इसलिए ही यहाँ आया हूँ। अक्षत अपनी एक आईब्रो उठा के उसे देखता है, जैसे बोल रहा हो, अब बोलो भी क्या हुआ, मुंह में दही क्यों जमा रखी है। उसकी बात समझ के विराज की आंखों में चमक आ जाती है और वो बोला, मैं क्या बोल रहा था कि आज कल मेरे पास काम बहुत ज्यादा हो गया है, तो जिस तरह से मैं तेरा असिस्टेंट हूँ, तुझे नहीं लगता मुझे भी एक असिस्टेंट की जरूरत है। उसकी बात सुन के अक्षत एक कातिलाना स्माइल करता है। थोड़ी देर के बाद सारे एम्प्लॉय मीटिंग रूम में होते हैं और उनके हेड आके ये अनाउंस करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के 2 एम्प्लॉय को प्रमोशन मिला है। उनके काम को देखते हुए उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें से एक है मिस सिया और दूसरी है मिस प्रिया। मिस सिया आज से बॉस की पर्सनल असिस्टेंट होंगी। वही मिस प्रिया हमारे सेकंड बॉस यानी कि मिस्टर विराज सिंघानिया को असिस्ट करेंगी। विराज का नाम सुन के प्रिया के दिमाग में कुछ स्ट्राइक करता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। विराज का नाम सुन के जहां प्रिया खुशी से पागल हुई जा रही थी, वही सिया के तोते उड़ गए थे।
वो ये सोच सोच के ही परेशान हो रही थी कि उसका बेशर्म पति जब वो इस डिपार्टमेंट में काम करती थी तब उसे इतना परेशान करता था, तो अब तो वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट होंगी, मतलब पूरा दिन उसके साथ, तो अब उसका क्या हाल होगा। दूसरी तरफ प्रिया सिया को बोले जा रही थी, यार मैंने सुना है कि हमारे सेकंड बॉस बहुत हैंडसम है। मैं तो सिर्फ एक बार उससे मिलने का ख्वाब देखती थी और यह आज मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट बन गई। प्रिया अभी इतना खुश हो रही है, पता नहीं जब वो विराज को देखेगी तब क्या हाल होगा उसका। शायद खुद ही जाके मगरमच्छ के मुंह में बैठ जाएगी और बोलेगी, भाई थोड़ा जल्दी करिए, मुझे ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर में सिया अक्षत के और प्रिया विराज के केबिन के बाहर थी। जहां प्रिया खुशी से चहक रही थी वहीं सिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। सिया हिम्मत करके डोर नॉक करती है और अक्षत उसे कम इन बोलता है। सिया डरते डरते अंदर जाती है। अंदर अक्षत मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पे बैठा उसे देखे जा रहा था। सिया हिम्मत करके खुद को नॉर्मल करके बोलती है, सर मैं आपकी न्यू असिस्टेंट, मुझे क्या करना होगा। अक्षत को सिया के डर को देख के बड़ा मजा आ रहा था। अक्षत उसको थोड़ा और परेशान करने के लिए ऐसा बॉस ही बिहेव करता है और उसको उसका काम बता देता है कि उसे क्या क्या करना होगा। सिया जैसे जैसे उसकी बात सुने जा रही थी वैसे ही उसे समझ आता जा रहा था कि उसके सामने बैठा इंसान सिर्फ बेशर्म नहीं है, महाबेशर्म है। अक्षत अपनी बात पूरी करते हुए बोला, अभी मेरा कॉफी पीने का मूड हो रहा है। सिया उसके लिए कॉफी बनाने जाने लगती है कि उसे फिर से अक्षत की बात सुनाई देती है जो बोल रहा था, अपने बॉस को हमेशा खुश रखना चाहिए सिया जी, पता नहीं कब उसे गुस्सा आए और कब क्या हो जाए। सिया उसकी बातें अच्छे से समझ रही थी, वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती है क्योंकि अभी उसकी अक्षत को देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाहर जाते ही अक्षत जोर जोर से हंसने लगता है और खुद से ही बोलता है, अब आएगा मजा बीवी, देखता हूँ कब तक भागोगी मुझसे। वही विराज के केबिन में विराज को बॉस की जगह देख के प्रिया को एक मिनी हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि वो विराज की असिस्टेंट बन गई है। जहां कुछ देर पहले वो खुशी से झूम रही थी, अब उसको ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। वही विराज को प्रिया की हालत देख के बड़ा मजा आ रहा था। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रहा था। कुछ देर में प्रिया खुद को नॉर्मल कर लेती है और खुद से ही कहती है, डर मत प्रिया, ये एनाकोंडा तेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर ये तुझे डसे तो तू क्या किसी नागिन से कम है। ये सोच के प्रिया विराज को बोलती है, सर मैं आज से आपको असिस्ट करूंगी। लेकिन विराज तो पूरा प्रिया को परेशान करने का प्लान बना के बैठा था। वो अपने चेहरे पे एक डेविल स्माइल लाते हुए बोलता है, बहुत जल्दी तुम्हारी अकड़ निकल गई। लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी बदल से सीधा सर पे आ जाओगी। वैसे तुम्हें सरप्राइज पसंद तो आया ना, मतलब ये परमिशन तुमने जानबूझकर करवाया है। प्रिया अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलती है। विराज बोलता है, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा बॉस हूं तो मुझसे तमीज से पेश आया करो। और ये क्या तुम लगा रखा है, आप लगा के बात करो। प्रिया भी उसे उसी टोन में जवाब देने लगी, आप और तुमसे शकल देखी है तुमने कभी आईने में अपनी, जहर भी तुम्हारी शकल देख के सुसाइड कर ले, मगरमच्छ पानी में डूब के मर जाए, कुत्ते शादियों में डांस करने लगे, आए बड़े आप वाले। प्रिया की बातें सुन के विराज जा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने जबड़े भींचते हुए बोलता है, तुम खुद को समझती क्या हो अनारकली, खुद को देखा है तुमने कभी, चलता फिरता मिनी एलिफेंट हो तुम। जाओ अपनी बिरादरी वालों के पास, ढूंढ रहे हैं तुम्हें वो लोग, यहाँ हमारी ऑफिस की बिल्डिंग में क्यों तुमने भूकंप ला रखा है। विराज की बातें सुन के अब प्रिया का भी गुस्सा हद पार कर जाता है। वो गुस्से से विराज पे फूटते हुए बोलती है, मैं चाहे कुछ भी ही, चाहे किसी भी प्रजाति की क्यों ना हो, तुम गैंडे सी शकल के, चिलगुजे जैसी तो नाक है तुम्हारी, बदबूदार जिराफ हो, जब भी मुंह खोलते हो सामने वाला तो तुम्हारी स्मेल से ही बेहोश हो जाए। दांत तो ऐसे है जैसे अभी निकल के चूहे की तरह सब कुतर डालोगे। पता नहीं किसने तुम्हें यह बॉस की चेयर पे बैठा दिया, शकल से तो तुम वॉचमैन लगते हो,
एक्चुअली सिर्फ लगते नहीं हो, तुम हो ही वॉचमैन। प्रिया नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और विराज का गुस्सा वहां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो एक झटके से अपनी चेयर से उठता है और प्रिया के पास जाके उसकी कमर पकड़ के उसे दीवार से लगा देता है और उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। प्रिया की तो सांसें ही अटक चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसका दिल अभी सीना चीर के बाहर आ जाएगा। प्रिया को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ अभी हुआ क्या, लेकिन जब समझ आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्रिया विराज को धक्का देने लगती है, लेकिन विराज को हिला पाना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती। थोड़ी देर में प्रिया थक जाती है और विराज को उसकी मनमानी करने देती है। थोड़ी देर में प्रिया की सांसें उखड़ने लगती है तो विराज उसके होठों को छोड़ देता है और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके बोलता है, आज के बाद अगर तुमने अपनी ये बीवी फेल मशीन फिर से इतनी ही चलाई तो मैं उस पे ब्रेक ऐसे ही लगाऊंगा। और एक बात, आज के बाद किसी और के पास जाने की या किसी को अपने पास आने देने की गलती से भी मत करना, वरना मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा देर मेरे साथ बेड पे टिक नहीं पाओगी और मैं खुद को कंट्रोल कर नहीं पाऊंगा। और इतना बोल के विराज प्रिया से दूर हो जाती है। विराज के डर होते ही प्रिया केबिन का डोर ओपन करके वहां से भाग जाती है। वही विराज के चेहरे पे एक लंबी चौड़ी स्माइल आ जाती है। अक्षत के केबिन में अक्षत आराम से बैठ के कॉफी पी रहा था, वही सिया उसके सामने खड़ी वहां से भागने के बहाने सोच रही थी। तभी एक बार फिर केबिन का डोर ओपन होता है और विराज अंदर आता है। सिया को देख के विराज बोलता है, भाभी वो मेरी असिस्टेंट है ना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप जरा उसकी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, उसने मेरा सर खा लिया है। तब तक मुझे भाई से कुछ डिस्कशन करना है एक प्रोजेक्ट के लिए। विराज की बात सुन के सिया वहां से चली जाती है और विराज जल्दी से केबिन का डोर लॉक करके अक्षत के सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है, प्रेम खन्ना को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। विराज की बात सुन के अक्षत बोलता है, कबीर को कॉल करो और बोलो कि बेटी को उसके बाप से मिला दे। पर अक्षत अगर उसने फिर से कुछ किया तो विराज चिंता करते हुए बोलता है, कबीर को बोल दो, उसकी हर एक सांस की खबर होनी चाहिए हमें। और एक डेविल स्माइल पास करता है। विराज उसका इशारा समझ के कबीर के पास कॉल करता है और समीरा को छोड़ने का बोलता है। सामने से कबीर की रोनी सी आवाज आती है, लेकिन सेकंड बॉस, अभी तो इसको टॉर्चर करके मेरा मन भी नहीं भरा था, क्या हम इसे कुछ दिन और नहीं रख सकते? कबीर की बात सुन के विराज बोलता है, ये बॉस के ऑर्डर है, आगे तुम देख लेना कुछ हो तो। और कॉल काट देता है। अक्षत के ऑर्डर्स मिलते ही कबीर समीरा को छोड़ देता है। कबीर ने समीरा को पूरी रात टॉर्चर किया था। कबीर ने सिर्फ समीरा को दर्द दिया था टॉर्चर करके, उसने समीरा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। समीरा को सिटी हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया जाता है, वो खुद को संभालते हुए अंदर जाती है। उसकी तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी वो जैसे तैसे अंदर जाती है और रिसेप्शन पे जाके अपने डैड के बारे में पूछती है। रिसेप्शन पे बैठी लड़की उसकी हालत देख के एक पल को तो शॉक रह जाती है और समीरा को घूरने लगती है। समीरा को अपनी हालत देख के समझ आ जाता है कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो थोड़ा हिम्मत करके बोली, मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए। अब आप बताएंगी कि मेरे डैड कहाँ है? समीरा की बात सुन के वो लड़की उसको बता देती है कि उसके डैड का अभी ऑपरेशन चल रहा है और वो आईसीयू में है। उस लड़की की बात सुन के समीरा खुद को संभालते हुए आईसीयू की ओर जाने लगती है, लेकिन थोड़ा चलने पे ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और वो बेहोश होके गिर जाती है। हॉस्पिटल का स्टाफ आके उसे उठाते हैं और उसको एक वार्ड के अंदर ले जाके उसका भी इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों के बाद समीरा को होश आता है और वो खुद को हॉस्पिटल बेड पे पाती है। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है और उसे सब याद आता है। वो एक झटके से उठ के बैठ जाती है और अपने हाथ में लगी ड्रिप को निकल के वार्ड से बाहर निकल जाती है। वार्ड के बाहर नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनती। वो आईसीयू के बाहर पहुंचती है
कि उसे डॉक्टर की आवाज आती है जो बोल रहे थे, सॉरी मिस्टर रिवान, हम आपके रिलेटिव को नहीं बचा पाए। रिवान आर्यन का असिस्टेंट है, वो खुद वहां नहीं आ सकता था, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को भेज दिया था। डॉक्टर की बात सुन के समीरा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो अपनी आंख से एक आंसू भी नहीं बहने देती। वो रिवान के पास जाती है और बोली, डैड के क्रियाकर्म की तैयारी करो, मैं तुम्हें सीधा फार्म हाउस पे ही मिलूंगी। रिवान हमें सिर हिला देता है और हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए निकल जाता है। समीरा बिना अपने डैड को एक बार भी देखे वहां से निकल जाती है। आर्यन को भी ये न्यूज़ पता चल जाती है और वो भी फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद आर्यन, रिवान और समीरा उसके फार्म हाउस पे होते हैं और सामने समीरा के डैड की डेड बॉडी होती है। उन तीनों के अलावा वहां और कोई नहीं होता। समीरा रिवान से पूछती है, सारी तैयारी हो गई? रिवान अपना सर हाँ में हिला देता है। कुछ देर के बाद मिस्टर प्रेम खन्ना की डेड बॉडी को फार्म हाउस के बगीचे में दफना दिया जाता है। समीरा ने अब तक भी अपने डैड के लिए एक आंसू नहीं बहाया था। आर्यन उसकी ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? समीरा हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन भी रिवान को जाने को बोल देता है। समीरा रिवान के जाने के बाद आर्यन के पास जाती है और उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बहुत ही सेड्यूस वॉइस में बोली, बेबी मैं शावर लेने जा रही ही, मैं काफी थक गई हूँ। आफ्टर दैट आई वॉन्ट यू ऑन माई बेड। उसकी बात सुन के आर्यन का भी कंट्रोल जाने लगता है। उसे समीरा के डैड से कोई मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वहां था। समीरा अपने रूम में जाती है और बाथरूम में घुस जाती है। समीरा की लगाई हुई आग को शांत करने के लिए आर्यन भी उसके पीछे बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वो दोनों शावर के नीचे होते हैं और दोनों के ही बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। वही सिंघानिया पैलेस में डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए थे। अक्षत अपना काम करने के लिए स्टडी रूम में चला गया था। सिया बालकनी में खड़ी होकर चांद को देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद अक्षत रूम में आया और सिया को बालकनी में देख के उसकी ओर बढ़ जाता है और पीछे से ही उसे हग कर लेता है। उसका एक हाथ सिया के पेट पे था, वही दूसरा हाथ उसके कुर्ते के अंदर चल रहा था। अक्षत के छूते ही सिया सिहर जाती है। वो कस के अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। अक्षत सिया के कान को होले से किस करते हुए बोला, सोई नहीं जान अभी तक? सिया अपना सिर ना में हिला देती है। अक्षत आगे बढ़ते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी आदत हो गई है और मेरे बिना नींद नहीं आ रही? अगर ऐसा है तो हम उस दिन वाला काम पूरा कर लेते हैं। अक्षत शरारत से होता है। अक्षत आज सिया को परेशान करने के मूड में था। अक्षत की बात सुन के सिया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करके अक्षय का हाथ हटा के उसकी ओर पलटी और बोली, पतिदेव आपन को इतनी तकलीफ उठने की जरूरत नहीं है। क्यों बेवजह खुद को थकाना चाहते हैं? फिर आपको कल ऑफिस भी जाना है, वहां भी काम करना पड़ेगा। इतना कहकर वो साइड से जाने लगती है। अक्षत उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसे दीवार से लगा के उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, आज मेरी बीवी में कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं आ गई है, और वैसे भी बीवी तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारे पति का स्टैमिना बहुत अच्छा है, फिक्र मत करो। तुम्हें पूरी रात भी अगर मैं परेशान करूं न तब भी जाके ऑफिस में काम भी कर सकता हूं। तुम बस अपना सोच लो, कहीं सुबह उठा भी ना जाए और मुझे तुम्हें उठा के नहलाना पड़े। पर अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया जो कि अक्षत से बचने के लिए सिर्फ उसे बातों में उलझा रही थी, अब उसके खुद के ही तोते उड़ गए थे। वो तेजी से ना में सिर हिलाती हुई बोली, मेरा ऐसा को मतलब नहीं था, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। उसके चेहरे पे डर से पसीना आने लगता है। उसके डर को देख के अक्षत को बड़ा मजा आ रहा था। वो उसे परेशान करते हुए बोला, अब तो तुमने मेरे अंदर आग लगा दी है बीवी, तो अब बुझाना तो पड़ेगा ही तुम्हें। और इतना बोल के धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। सिया डर से अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है।
कुछ सेकंड्स के बाद जब उसे कुछ फील नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोल के देखती है तो अक्षत उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। सिया के आंखें खोलते ही जो हंसी उसने दबा रखी थी वो छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। सिया पहले तो कुछ समझ नहीं पाती पर फिर समझ आने पे उसका बीपी हाई हो जाता है और वो बेड पे रखे पिलो उठा के अक्षत को मारने लगती है। अक्षत उससे बचने को इधर उधर भागने लगता है। थोड़ी देर की पिलो फाइट के बाद वो दोनों थक के बेड पे लेट जाती है और फिर दोनों एक दूसरे की शकल देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सिया को इतना खुल के हंसते देख अक्षत उसमें ही खो जाता है। फिर अचानक ही इसको खींच के अपने नीचे कर लेता है और उसके होंठों पे सॉफ्टली किस करने लगती है। वहीं दूसरी ओर विराज अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए क्लब में आया हुआ था। वही कोई और भी था जो उसको वहां देख के गुस्से से शॉट पे शॉट मारते जा रहा था। ये और कोई नहीं प्रिया थी जो अपनी दोस्त के साथ वहां आई थी। वो आना तो नहीं चाहती थी लेकिन अपनी दोस्त के जिद करने पर उसे वहां आना पड़ा था क्योंकि उसकी दोस्त को जॉब मिल गई थी। विराज को वहां देख के प्रिया का माथा गर्म हो गया था, इसलिए वो गुस्से में वोडका को पानी समझ के पी जाती है। प्रिया कभी पीती नहीं थी, इसलिए आज उसे एक शॉट में ही चढ़ जाती है। वही विराज पहले तो प्रिया को वहां देख के खुश हो जाता है, लेकिन जब प्रिया को लगातार पीते हुए देखता है तो अपने मन में बोलता है, एक लड़की पसंद आई वो भी पियक्कड़। मेरी तो पूरी सैलरी इसको पिलाने में ही चली जाएगी, फिर मेरे बच्चे क्या भूखे सोएंगे। प्रिया को बुरी तरह नशा हो चुका था। वो अपनी दोस्त को बोल के वॉशरूम जाने लगती है। वो लड़खड़ाते हुए वॉशरूम जाने लगती है, लेकिन उसके लिए तो एक कदम भी लेना मुश्किल होता जा रहा था। उसे नींद आ रही थी, वो गिरती कि उससे पहले ही विराज आके उसे संभाल लेता है। विराज उसे बाहर लाके अपनी कार में बैठा देता है और उसे लेके अपने फ्लैट के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में वो दोनों पहुंच जाते हैं क्योंकि उसे प्रिया का एड्रेस तो पता ही नहीं था। विराज प्रिया को बाहर निकालता है और उसे लेके अंदर बढ़ जाता है। विराज उसे लाके बेड पे सुला देता है और उसके लिए नींबू लेके आता है। वो प्रिया के चेहरे पे पानी मार के उसे थोड़ा होश में लाता है और फिर उसके मुंह को थोड़ा बीच के उसके मुंह में नींबू का रस डाल देता है। प्रिया का थोड़ा नशा उतर जाता है क्योंकि प्रिया ने पहली आर पी थी तो उसका नशा अब भी बचा हुआ था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें थोड़ी खोलती है और फिर लड़खड़ाते हुए बेड पे खड़ी हो जाती है और बोली, अरे बदबूदार गैंडे, तुम्हारा चेहरा ये सड़े हुए टमाटर जैसा क्यों हो रखा है। प्रिया ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि विराज का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। प्रिया को नशे में देख के उसका पारा गर्म हो गया था। वो गुस्से से उसे बेड पे पटकते हुए बोलता है, जब तुमसे हैंडल नहीं होती तो तुम पीती क्यों हो? अगर नशे में तुम्हें कुछ हो गया तो एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या सोच के पी रही थी तुम? वहां शॉट तो ऐसे मार रही थी जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो। अब कुछ बोलोगी या ऐसे ही रहने का इरादा है? उसकी डांट सुन के प्रिया बच्चों की तरह रोने लगती है और बोली, मैं आज बहुत दुखी हूं। आज मेरे सड़े हुए अंडे जैसी शकल वाले बॉस ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। अब मैं अपने हस्बैंड को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो मैंने अपने हस्बैंड को फर्स्ट नाइट पे देने को बचा रखी थी, लेकिन उस एनाकोंडा ने मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली। अब मैं अपने पति के सामने जैसे जाऊंगी। हाय, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। विराज को जहां प्रिया का रोना देख के गुस्सा आ रहा था वो फर्स्ट किस नाम सुन के ही उतर जाता है। विराज उसी रोना देख के बोलता है, तो तुम उसे ही अपना हस्बैंड बना लेना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विराज की बात सुन के प्रिया का रोना और भी तेज हो जाता है। विराज अपना सर पकड़ते हुए बोला, अब क्या हुआ? तुम चाहते हो कि मैं एक बूढ़े कबाड़ी से शादी कर लूं? अरे उसके पास दिमाग नाम की चीज तो है नहीं, ऊपर से बूढ़ा। अगर हमारी फर्स्ट नाइट पे बीच में ही वो ढेर हो गया तो? प्रिया की बात सुन के विराज की आंखें छोटी हो जाती है और वो गुस्से से खुद से ही बोलता है, इस लड़की को मेरी एबिलिटी पे डाउट है। बोल तो ऐसे रही गई जैसे खुद आइंस्टीन की अम्मा हो।
विराज प्रिया को आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही प्रिया बाथरूम में भाग जाती है और वॉमिटिंग करने लगती है। विराज उसे संभालने अंदर जाता है। थोड़ी देर के बाद वो प्रिया को उठा के बाहर लाता है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। विराज उसे अच्छे से बेड पे सुला के ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे पे एक सॉफ्ट किस करता है और बोलता है, चिपक ले। मैं बूढ़ा हूं कि नहीं ये तो मैं तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट पे बताऊंगा। देखता हूँ तुम कितनी देर टिक पाती हो। इतना बोल के वो रूम का डोर बंद करके वो भी दूसरे रूम में जाके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिया की नींद खुलती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना सिर पकड़ के बेड पे बैठ जाती है। अभी तक उसने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी तरह से खोलती है और अपने आसपास ध्यान देती है। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती है। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोली, हे भगवान, मैं तो किडनैप हो गई। पर मुझे कौन किडनैप करेगा? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। वो धीरे धीरे कल रात की बातें याद करने लगती है और उसे याद आता है कि वो अपनी दोस्त के साथ क्लब में थी और उसके बाद वहां विराज को देख के उसका दिमाग गर्म हुआ और उसने पानी समझ के कुछ और पी लिया। अभी तक उसका चेहरा जो बच्चों सा बना हुआ था वो गुस्से से लाल टमाटर हो जाता है और वो खुद से ही बोली, इसका मतलब उस बूढ़े कबाड़ी ने मुझे किडनैप किया है। इसको तो मैं आज छोड़गी नहीं। वो जैसे ही बेड से उतरने को होती है कि उसकी नज़र साइड टेबल पे जाती है जिसपे नींबू पानी के ग्लास के साथ एक चिट रखी हुई थी। प्रिया चिट उठा के देखती है तो उसमें लिखा था, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तुम्हारे पास शॉर्टेज है, उसको यूं फिजूल में यूज करोगी तो मेरा ही नुकसान होगा ऑफिस में। इसलिए अपने उन बेचारे घुटनों पे थोड़ा रहम करो। सिर दर्द हो रहा होगा, नींबू पानी पी लेना। मैं थोड़ा बाहर आया हूँ काम से। किचन में नाश्ता रखा है, खा लेना और रेडी होके ऑफिस आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम्हारे लिए कपड़े बोर्ड में रखे हैं। बाय अनारकली। चिट पढ़ के प्रिया के फेस पे प्यारी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से नींबू पानी पी के बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद वो टॉवल में बाहर आती है और अलमीरा खोल के देखती है तो उसमें वाइट कलर का एक बहुत ही प्यारा अनारकली सूट था। प्रिया वो सूट पहन लेती है और फिर रेडी होके नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर सिया की जब नींद खुलती है तो अक्षत वहां नहीं होता। वो रेडी होके नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। अब भी उसे अक्षत कहीं दिखाई नहीं देता। वो अपना फोन उठा के उसको कॉल करती है लेकिन अक्षत कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। उसके बाद वो विराज को कॉल करती है तो विराज उसे बोलने लगा, भाभी भाई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है, वो जैसे ही फ्री होंगे मैं आपकी बात करवा दूंगा। इतना बोल के विराज कॉल कट कर देता है। आज सिया ने सुबह से ही अक्षत को नहीं देखा था, इस वजह से उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो सबके साथ नाश्ता करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर समीरा के फार्म हाउस में समीरा और आर्यन एक दूसरे की बाहों में बिना कपड़ों के एक चादर में लिपटे हुए थे। आर्यन अभी भी सो रहा था। बेचारे ने रात को बहुत मेहनत जो की थी। वही समीरा एक तक बस सीलिंग को घूरे जा रही थी। आज उसकी आंखों में एक अलग ही नशा था, किसी को बर्बाद करने का नशा। वो अपने पास सोए हुए आर्यन की ओर देखती है और एक डेविल स्माइल करती है। समीरा के हिलने डुलने से आर्यन की नींद खुल जाती है। समीरा आर्यन के चेहरे पे अपनी उंगली फिरते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, रात को ज्यादा थक गए थे कि अभी तक नींद नहीं खुल रही तुम्हारी? आर्यन एक झटके से उसे अपने नीचे करता है और बोलने लगा, तो तुम्हें मेरे स्टैमिना पे डाउट हो रहा है? कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। इतना बोल के आर्यन ने एक झटके से समीरा के ऊपर आ गया। समीरा की आंखों के कोनों से आंसू निकल जाते हैं। वो कस के आर्यन के बालों को पकड़ लेती है और उसके होठों पे किस करने लगती है। थोड़ी देर में जब दोनों को सांस लेने में तकलीफ होती है तो समीरा उससे दूर होते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। समीरा की सिसकियां उस पूरे रूम में गूंजे जा रही थी।
समीरा आर्यन के चेहरे से लेके उसके सीने तक उंगली गिरने लगती है और बोली, बेबी तुम तो जानते हो कि हमारा सब कुछ उस अक्षत सिंघानिया ने बर्बाद कर दिया है। अब मैं उसको बर्बाद करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं एक कंपनी खोलना चाहती हूँ। समीरा की बात सुन के आर्यन तुरंत बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी मेरी जान। लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। उसकी बात सुन के समीरा हाँ में सिर हिला देती है। वही आर्यन अपने मन में बोलता है, बेवकूफ लड़की। वही शहर से दूर एक फार्म हाउस में माहौल बहुत गर्म था। अंदर अक्षत, विराज और कबीर बैठे हुए थे। तीनों के ही चेहरे बेहद डरावने लग रहे थे। अगर कोई किसी को देख के ही मारने का कंपटीशन होता तो इन तीनों को ही फर्स्ट प्राइज मिलता। विराज गुस्से से बोला, बॉस मैं बोल रहा हूँ अभी जाके उस बाप की बेटी को खत्म कर देते हैं, वरना आगे जाके हम लोगों को उसकी कोई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये चमगादड़ सही बोल रहा है, बॉस कबीर विराज को सपोर्ट करते हुए बोला। अक्षत एक कड़क आवाज में बोला, नहीं ये हम नहीं करेंगे। जब तक समीरा खुद से कोई गलती ना करे हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। विराज बीच में ही बोला, लेकिन अक्षत उसका बाप मर चुका है। एक्चुअली मरा नहीं है, उसके बाप को मारा गया है ताकि वो सकस समीरा को हमारे खिलाफ यूज कर सके। अक्षत उठते हुए बोला, पहले उन्हें उनकी चाल चलने दो, फिर हम अपना दाव फकेंगे और हासिया की प्रोटेक्शन के लिए और गार्ड्स अपॉइंट करो। मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी भी तरह से उसके बारे में पता लगे। और तुम भी केयरफुल रहना। कल बिना गार्ड्स के तुम क्लब गए और प्रिया को भी लेके आए, वो लोग हमारी कमोजरी पे वार करेंगे तो ध्यान रखो। और चलो अब यह से ऑफिस चलते हैं। इतना बोल के अक्षत वहां से निकल जाता है। बिग बॉस के दिमाग में कब क्या चलता है ये कोई नहीं जान सकता। कबीर बाहर की ओर देखते हुए बोलता है। उसके बाद वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। वही ऑफिस में प्रिया और सिया दोनों का ही चेहरा लटका हुआ था अपने बॉस को ना देख पाने की वजह से। ये दोनों दुनिया की पहली एम्प्लॉय होंगी को अपने बॉस को देखने के लिए मरी जा रही थी। प्रिया सिया के पास जाती है और उसे शॉपिंग के लिए पूछती है। सिया भी बोर हो रही थी तो वो भी हाँ बोल देती है। सुन ना, आज हम हाफ डे लेके चलेंगे, वैसे भी आज मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा यहाँ, प्रिया सिया से बोली। सिया भी उसकी बात पे हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर में अक्षत और विराज दोनों ही ऑफिस पहुंच जाते हैं और अपने अपने केबिन में चले जाते हैं और अपने केबिन में काम कर रही उन दो अप्सराओं को देख के दोनों के ही होठ सूखने लगते हैं। सिया की आंखों में अक्षत को देख के चमक आ जाती है, जो बात अक्षत भी नोटिस कर लेता है, लेकिन वो सिया को परेशान करने के लिए उसे इग्नोर करके अपनी चेयर पे बैठ के काम करने लगता है। सिया को उसका इग्नोरेंस देख के बहुत गुस्सा आता गई और वो गुस्से से उसकी चेयर के पास जाके खड़ी हो जाती है। अक्षत अब भी उसे नहीं देखता तो सिया उसके टेबल पे रखे फाइल को उठा के पटक देती है और गुस्से से उस पे बिगड़ते हुए बोली, कहाँ गए थे तुम? बता के नहीं जा सकते थे? अच्छा, बता के नहीं गए थे तो कम से कम मेरे कॉल का जवाब तो दे देते, लेकिन नहीं, उसमें तो तुम्हारी हाइट कम हो जाती। सिया नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी। अक्षत थोड़ी देर तो उसकी बातें सुनता है, लेकिन जब उससे और कंट्रोल नहीं होता और वो उसकी कमर पकड़ के खींच लेता है। सिया को अपनी गोद में बैठा के उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। सिया की आंखें उसकी हरकत से बाहर आने को हो गई थी। वो जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, अक्षत उसे और कस के खुद से चिपका लेता। एक लंबी पैशनेट किस के बाद अक्षत उसे छोड़ता है और उसके गालों पे अपने उंगली फिरते हुए बोलता है, क्या हुआ जान, तुम कुछ बोल रही थी लेकिन मैं सुन नहीं पाया, क्या तुम फिर से रिपीट कर दोगी? सिया की सांसें तो अक्षत के पास आने से ही अटक जाती थी। वो अपना सिर जल्दी जल्दी ना में हिला देती है। लेकिन मैंने तो सुना था तुम कुछ कह रही थी, जल्दी बोलो नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अक्षत शरारत से बोलता है। उसकी बातें सुन के सिया की हालत खराब हुई जा रही थी। वो जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ती हुई बोली, वो मुझे शॉपिंग पे जाना है। किसके साथ जाओगी? अक्षत पूछता है।
प्रिया के साथ सिया जवाब देती है, ठीक है जा सकती हो लेकिन अपना ध्यान रखना। अक्षत बोलता है और उसे अपना क्रेडिट कार्ड निकल के दे देता है। सिया उसको मना करते हुए बोली तो अक्षत उसे बोलता है फिर ठीक है तुम नहीं जाओगी। सिया जल्दी से कार्ड ले लेती है और बाहर भाग जाती है। वो जल्दी से बिना देखे ही विराज के केबिन में चली जाती है, लेकिन जब सामने देखती है तो प्रिया लाल टमाटर सा चेहरा लिए विराज की चेयर के पास खड़ी हुई थी। सिया जाते ही उसे बोली, तुझे क्या हुआ? सिया की बातें सुन के प्रिया गुस्से से विराज की ओर देखती है, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ के सिया जा हाथ पकड़ के केबिन से निकल जाती है। उसके जाते ही विराज जोर जोर से हंसने कहता है और बोलता है सिली गर्ल, और वो दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों दिल्ली के सबसे फेमस मॉल के बाहर होते हैं। प्रिया का फोन रिंग करता है और वो अपनी मम्मी का कॉल उठा के बात करने लगती है। वही सिया अपने बैग से फोन निकलते हुए अंदर बढ़ती है कि वो सामने से आ रहे आर्यन से टकरा जाती है। वो गिरती कि उससे पहले ही आर्यन उसे संभाल लेता है। सिया को देख के आर्यन अपने होश खो देता है। उसने अपनी लाइफ में ऐसी लड़की नहीं देखी थी। सिया जल्दी से उससे दूर होती है और अंदर बढ़ जाती है क्योंकि उसे आर्यन के छूने से अच्छा नहीं लग रहा था। वही आर्यन अपने बालों में हाथ फेरता हुआ अपनी कार में बैठ जाता है। सिया और प्रिया दोनों ही शॉपिंग करने के लिए मॉल आ जाते हैं। प्रिया के पास उसकी मदर का कॉल आ रहा था और वो उनसे बात करने के लिए एक साइड चली जाती है। वही सिया को अपने बैग से फोन निकलते हुए जा रही थी। वो सामने से आ रहे आर्यन से टकरा जाती है। सिया गिरने को होती है कि आर्यन उसे संभाल लेता है और एक तक उसे देखने लगता है, क्योंकि वो एक प्ले बॉय था और सिया को देख के उसका ईमान डिग गया था। उसे सिया एक नज़र में ही भा जाती है। उसके अंदर का हवसी जाग जाता है। सिया को उससे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। वो उसे धक्का देती है और बिना कुछ बोले ही अंदर जाने लगती है। आर्यन जाती हुई सिया को पीछे से देखते हुए बोला, आई वॉन्ट दिस गर्ल, और अपने चेहरे पे गॉगल्स लगा के अपनी कार में बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके सिया के बारे में पता लगाने को बोल देता है। वही सिया और प्रिया दोनों ही अंदर चले जाते हैं। दोनों मिलके बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। सिया ने अपने लिए कुछ नहीं लिया था क्योंकि सना जी ने उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े ले दिए थे, लेकिन वो बाकी सब के लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेती है। जब प्रिया उससे गिफ्ट्स के बारे में पूछती है तो वो बहाना बनाकर कहने लगी, मम्मी को शादी में जाना है तो उन्होंने ही सब लाने को बोला है, इसीलिए ले लिया। प्रिया भी और कुछ नहीं पूछती। सारी शॉपिंग हो जाने के बाद वो दोनों मॉल में ही बने एक कैफे में जाते हैं और कुछ स्नैक्स और कॉफी ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि दोनों को ही जोरों की भूख लग रही थी। कॉफी पीते हुए सिया प्रिया से पूछती है, तुझे ऑफिस में क्या हुआ था? इतना पसीना क्यों आ रहा था तुझे? पूरा फेस रेड हो गया था। तेरी तबीयत तो ठीक है? सिया की बात सुन के प्रिया का चेहरा एक बार फिर रेड होने लगता है। वो जो भी ऑफिस में हुआ था वो सब सोचने लगती है। फ्लैशबैक। विराज जैसे ही अपने केबिन में जाने लगता है, वो केबिन से बाहर आती प्रिया से टकरा जाता है। प्रिया बिना देखे ही बोल पड़ती है, अंधे हो दिखाई नहीं देता? कितनी जोर से लग गई मुझे। वो अपनी नजरें उठा के देखती है तो विराज उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। वो अपने दांत दिखाते हुए बोली, सॉरी सर, गलती से हो गया। विराज गुस्से से जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है और उसके सामने प्रिया अपना मासूम सा चेहरा लिए खड़ी थी। विराज अपने मन में सोच रहा था, आज ये नागिन मुझे डस क्यों नहीं रही? रोज तो हमेशा काटने को दौड़ती है, आज इतनी शांत क्यों है? और ऊपर से इसने मुझे सॉरी भी बोला। कुछ तो गड़बड़ है। विराज उसे थोड़ी देर घूरता रहता है और फिर बोला, वैसे अनारकली, रोज तो तुम मुझे डंक मारने को तैयार रहती हो, आज ये शहद कैसे टपक रहा है तुम्हारी जुबान से? अपने लिए फिर से अनारकली सुन के प्रिया का पारा हाई हो जाता है। उसने सोचा था कि विराज ने उसकी इतनी मदद की है तो वो उससे अच्छे से बात करेगी,
लेकिन ये आदमी तो चाहता ही नहीं कि प्रिया का दिमाग थोड़ा ठंडा रहे। वो गुस्से से विराज के ऊपर बिगड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनारकली बोलने की? विराज प्रिया के पुराने तेवर देखकर बीच में ही बोल पड़ा, आ गई ना अपनी असली पहचान पे, वरना मुझे तो लगा था कि रात की अभी तक उतरी नहीं है तुम्हारी। मैं भी सोचूं आज तुम जैसी करेली में ये डिफेक्ट कैसे हो गया। प्रिया विराज पर भड़कते हुए बोली, अगर मैं करेली हूं तो तुम कौन सा रसमलाई हो, जब देखो तब डायनासोर की तरह आग ही उगलते रहते हो। तुमने मुझे डायनासोर बोला? विराज अपनी चेयर से उठते हुए बोला। तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है, मुझसे 2 मिनट बात करने को तरसती है। प्रिया इठलाते हुए बोली, मुझे तो इस केबिन में मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा रहा, और मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम में दिलचस्पी लूं, समझे। प्रिया की बात सुन के विराज का भी दिमाग गर्म हो चुका था। वो प्रिया का हाथ पकड़ के उसकी कमर से लगा देता है और उसे दीवार के पास खड़ा करके खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ के उसे किस करने लगता है। एक लंबी किस के बाद वो उसे छोड़ता है और बोला, चाहे तुम्हें दिलचस्पी हो या नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट तो तुम्हें मुझ में ही लेना होगा, और अगर तुमने किसी और में इंटरेस्ट लिया तो मैं तुम्हारे सारे इंटरेस्ट खत्म कर दूंगा, समझी। और इतना बोल के वो प्रिया के आगे से हट जाता है और अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। प्रिया जो कुछ भी हुआ उसको समझने की कर रही थी। थोड़ी देर में उसे होश आता है कि अभी क्या हुआ। वो विराज की चेयर के पास जाके बोली, बूढ़े कबाड़ी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने? विराज एक बार फिर प्रिया की गर्दन पकड़ के उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लेता है और थोड़ी देर उसे किस करने बाद बोला, ऐसे हुई। अगर अब भी समझ ना आया हो तो मैं एक बार फिर रिपीट कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और सिया अंदर आती है। फ्लैशबैक एंड। प्रिया अपने ख्यालों में ये सब सोच ही रही थी कि सिया ने प्रिया को हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ तुझे? कहाँ खो गई? सिया की आवाज से प्रिया होश में आती है और बोली, कुछ नहीं। चल ना घर चलते हैं, काफी लेट हो गया है। सिया भी उसकी बात पे हाँ बोल देती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्यन अपने विला में बैठा एक फाइल पढ़ रहा था और उसका असिस्टेंट उसके सामने खड़ा था। उसी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पे गुस्सा छा गया था। वो गुस्से से रिवान को घूरते हुए बोला, ये सब क्या है? उसमें तो सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन है, बाकी कहाँ है? रिवान बोला, सर हमने पूरी कोशिश की था पता लगाने की, लेकिन आगे कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि कोई उनकी इन्फॉर्मेशन को छुपा रहा है। आर्यन अपने असिस्टेंट पे बिगड़ते हुए बोला, वो एक मिडिल क्लास लड़की है, उसकी इन्फॉर्मेशन कोई क्यों हाइड करेगा? तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हो सके तो उसके पीछे गार्ड्स भी लगा दो, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रिवान ओके सर बोल के वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद आर्यन जोर जोर से हंसते हुए बोला, सिया बहुत जल्द तुम मेरे बिस्तर पे होगी। वही सिंघानिया पैलेस में सब लोग घर वापस आ चुके थे। सिया ने सबको उनका उनका गिफ्ट दिया। सब लोग अपने अपने गिफ्ट देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन अक्षत को गिफ्ट देने की सिया की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो उस गिफ्ट को रूम में ही छुपा देती है और उसे बाद में देने का सोचती है। लेकिन अक्षत ने सिया को गिफ्ट छुपाए हुए देख लिया था। सिया सबको गिफ्ट देके किचन में जाने लगती है कि अक्षत जानबूझकर उसे टीस करने के लिए बोला, मेरा गिफ्ट कहाँ है? उसकी बात सुन के सिया को समझ नहीं आता कि क्या बोले, तो वो बहाना बना देती है कि वो उसे लिए गिफ्ट ही नहीं लाई। अक्षत अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछता है, बीवी तुम अपने इकलौते पति के लिए गिफ्ट लाना भूल गई? भैया भाभी आपको स्पेशल गिफ्ट देगी, रूम में अर्नव शरारत से बोला और एक आंख मार दी। उसकी बात सुन के सिया झेप जाती है और तेजी से किचन में भाग जाती है। वही सब हंसने लगते हैं, लेकिन अक्षत तो अर्नव को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। वो अर्नव को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। वो देखता है कि कबीर उसे कॉल कर रहा है। वो विराज को इशारा करके स्टडी रूम में चला जाता है।
अक्षत कॉल अटेंड करता है और कबीर की बातें सुन के उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और थोड़ी देर बात करके वो सिर्फ इतना बोलता है, उस पे नजर रखो, और कॉल कट कर देता है। अक्षत को इस तरह परेशान देख विराज उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, क्या हुआ भाई? अक्षत अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, आर्यन सिया की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है। उस हफ्सी की नजर सिया पर चली गई है, उसने अगर सिया को हाथ भी लगाया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। विराज अक्षत को शांत करते हुए बोला, वो भाभी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, मैंने पहले ही उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करवा रखी है और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी और घर की भी इंक्रीज कर दी। अब तू गुस्सा मत हो, कुछ नहीं होगा उन्हें। विराज की बात सुन के अक्षत का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। वो दोनों थोड़ी देर वहीं बैठे कुछ बातें करते हैं और फिर डिनर करके सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अक्षत रूम में जाता है तो उसे बेड पे एक बैग दिखाई देता है और साथ ही एक चिट भी मिलती है। उस बैग में एक ब्लैक कलर की शर्ट थी जो सिया ने उसके लिए ली थी। शर्ट देख के अक्षत के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो उस चिट को उठा के पढ़ता है तो उसमें लिखा था, मैंने गिफ्ट लिया था पर पता नहीं था कि तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, इसलिए सबके सामने नहीं दिया। अगर पसंद ना आए तो मुझे डांटना मत, प्लीज। अंदर आओ, अक्षत सिया को बोला, जो डोर पे खड़ी होकर उसको देखे जा रही थी। उसकी बात सुनकर सिया झेप जाती है और मन में बोली, हे भगवान, इसकी पीछे भी आंखें हैं। वो अंदर जाती है और अक्षत के सामने सिर झुका के खड़ी हो जाती है जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो और जज साहब उसे अब उसकी सजा देंगे। अक्षत को अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आ रही थी। वो सिया को और परेशान करते हुए बोला, क्या सोच के तुमने ये शर्ट ली मेरे लिए? अक्षत की कोल्ड वॉइस सुन के सिया की आंखों में पानी आ जाता है। वो वैसे ही सर झुकाए बोली, वो मुझे लगा कि ये तुम पे अच्छी लगेगी। अक्षत बोला, अच्छा तो तुम्हें ये लगा कि ये मुझ पे अच्छी लगेगी? तुम्हें पता है तुम मुझे कैसे अच्छी लगती हो? सिया को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो अपना सिर ना में हिला देती है। अक्षत थोड़ा सा उसकी ओर झुकता है और सिया के कान के पास जाके होले से बोला, बिना कपड़ों के, और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी बात सुन के सिया की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो जल्दी से भाग के बाथरूम में घुस जाती है और डोर से लग के लंबी लंबी सांसें लेते हुई बोली, ये आदमी तो पूरा ठरकी है, बेशरम कहीं का। अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। थोड़ी देर में सिया चेंज करके आती है और बिना अक्षत की ओर देखे चुपचाप जाके सो जाती है। अक्षत भी अपने काम में लगा हुआ था तो ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्या होगा अब आर्यन का अगला कदम? क्या वो सिया को पाने में हो जाएगा कामयाब, या फिर अक्षत बचा लेगा सिया को हवसी आर्यन से, या होगा कुछ और ही धमाका? जानेंगे हम आगे। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगे तो एक लाइक ही कर देना यारो।